थोड़ा सा रुकिए, हम पानी पी के आते हैं 5 मिनट। भाई तो व्यवस्था फैलाए हुए। बैठिए। गर्मी कहाँ लग रहा है जी? गर्मी लग रहा है, बारिश पड़ेगा। चलिए देखिए, करें स्टार्टअप। चलिए जी, शांत हो जाइए। देखिए, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को क्या? पॉलिटी। और पॉलिटी में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को मौलिक अधिकार। क्या पढ़ रहे हैं पॉलिटी में? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान के कितने भाग में चर्चा है? भाग 3 में। भाग किसमें? अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से 35। हम आपको मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे, भाग 3 12 से 35, और आपको 19 तक बताए थे, अनुच्छेद 19 तक। और अनुच्छेद 19 में आपको बताए थे किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। वर्तमान समय तक हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार के अधिकार हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के अधिकार है? 6 प्रकार के अधिकार हैं। ए बी सी डी ई एफ जी तक बताए थे ना। एफ बीच से गायब है, समझ गए? इसे जी तक 7 होता है, समझ गए? एफ बीच से क्या है? 19 का एफ क्या है? समाप्त कर दिया गया है ना। तो कितना बचा? 6। तो अनुच्छेद 19 के तहत हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। हमें बोलने की आजादी है, हमें सभा करने की आजादी है, हमें संगठन बनाने की आजादी है। और संगठन बनाने की आजादी है तो देश भर में घूमने की भी आजादी है, और देश में कहीं भी बसने का आजादी है। हमको क्या है? देश में कहीं भी बसने का आजादी है। और बसने का आजादी है तो हमें देश के अंदर किसी प्रकार का वैसा व्यापार करने का अधिकार है जिससे सरकार ने मान्यता प्राप्त है। जो आपका, सुनिए, वैसा बिजनेस आप नहीं कर सकते जिसपे सरकार ने क्या लगा रखा है? प्रतिबंध लगा रखा है। तो अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये आपको हम कल पढ़ाए थे। आज पढ़ना है हमको मेन रूप से अनुच्छेद 20 पढ़ना है। अनुच्छेद 20। और अनुच्छेद 20 बड़ा अच्छा चीज कहता है, सुनिएगा। कहता है अपराधों को लेकर दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है? समझा रहे, टेंशन नहीं लेना। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप कोई अपराध कर दिए, और अपराध करने के बाद फिर भी आपका क्या होता है? संरक्षण होता है। अपराधों को लेके आपका संरक्षण होता है। किसी भी व्यक्ति का अपराध समझिए प्रूव्ड हो गया, किसी ने अपराध कर दिया, उसके बाद उस लोगों को अधिकार है। और इसमें 3 अधिकार है अपराधों को लेके दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सबसे पहला क्लाउज कहता है कोई भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को, सबसे पहले कहता है अनुच्छेद 20, समझिएगा। अनुच्छेद 20 बड़ा अच्छा चीज कहता है अपराधों को लेकर क्या? अपराधों को लेकर दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मतलब कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का अपराध करता है, और अपराध करने के बाद उसका दोष क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। उसका दोष क्या हो गया? सिद्ध होने के बाद भी उस कैदी को कुछ ना कुछ संरक्षण है ना। ऐसा थोड़े है कि अगर उसका अपराध सिद्ध हो गया उसको किसी प्रकार से उसको जलील कीजिएगा, नहीं। उस अपराधी के बारे में कहता है उसका कुछ ना कुछ अधिकार है। और उसका क्या अधिकार है? सुनिएगा। सबसे पहला अधिकार कहता है कि कोई भी अपराधी, या आपको बोलता है सबसे पहला, एक अपराध एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार सजा दे सकता नहीं है। मतलब सीधा सीधा कहता है अगर आप एक बार क्राइम किए तो सजा भी आपको कितनी बार मिलेगा? एक बार मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर हम कोई व्यक्ति एक बार क्राइम किया उसको सजा बार बार उसी क्राइम के लिए दे रहे हैं, नहीं।
मतलब अपराध किए व्यक्ति को, जो अपराध किया है, एक अपराध के लिए सजा भी कितनी बार है? एक बार है। अगर उसको एक बार सजा काट दिया तो दोबारा उसको लेके तो उसको सजा होगा नहीं। इसीलिए आप देखते होंगे अगर एक केस का सजा काट के चले आया, वो फिर केस कभी ओपन होगा नहीं। दूसरा इसी में कहता है कि जिस समय में किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और उसी समय के कानून के तहत उसे क्या दिया जाएगा? सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि बाद में जो कानून बना है या पहले जो कानून बना है उसके तहत। इसको थोड़ा सा समझिएगा। आप जानते हैं बिहार सरकार ने क्या क्या मद्य निषेध कानून बनाया है। कौन सा कानून बनाया है? मद्य निषेध शराबबंदी का कानून बनाया है। थोड़ा सा उदाहरण देंगे, समझ जाइएगा। मद्य निषेध का कानून बनाया, शराबबंदी कर दिया। और नीतीश कुमार ने क्या क्या कानून बना के बोला कि जो भी व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ाएगा उस व्यक्ति को हम 1 साल का क्या देंगे? सजा देंगे। जो व्यक्ति शराब बेचते हुए पकड़ाया उसको कितना साल का सजा देंगे? 5 वर्ष का सजा देंगे। 5 वर्ष का सजा देंगे। जो व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ाया उसको कितना? 1 साल। जो शराब बेचते हुए व्यापार करते हुए पकड़ाया उसको 5 साल। अब जानते हैं क्या हुआ? बिहार का लोग ढीठ, शराब पीने छोड़ा ही नहीं, शराब पीने छोड़ा ही नहीं। अब क्या हुआ सुनिएगा। जो इस समय में कानून लागू था, जिस तारीख तक, उस तारीख तक अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ाया तो उसको सजा कितना दिन का मिलेगा? 1 साल तक। और इतना दारू वाला केस पहुंचा कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट में, जिला न्यायालय में, हर जगह, पूरा का पूरा हर जगह का जेल भर गया शराबिये से। इतना केस पहुंचा। और सही है, ये झूठ नहीं, सही बोल रहे। तो हाई कोर्ट को नीतीश कुमार को आदेश देना पड़ा, नीतीश कुमार जी आप इस कानून में बदलाव कीजिए। इतना जो केस आता है हम सुनवाई कर पाएंगे नहीं, और जेल में जो कैदी रहेगा उसको भोजन दीजिएगा ना, ऐसे कि क्या छोड़ दीजिएगा? बोला जेल में जो कैदी रहता है उसमें खर्चा भी है, और जेल में हम कैदी ज्यादा मर्डर उडर करने वाला रखें, किसको रखें हम? और सब शराबी एक जगह जुट हो गया, समझ गए? सब और वो करता था। तो सुप्रीम हाई कोर्ट को लगा इस कानून में बदलाव करना चाहिए। तो नीतीश कुमार को बोला तुम क्या करो, कानून में बदलाव करो। तो नीतीश कुमार ने कानून में बदलाव करके क्या किया? बोला जो व्यक्ति पहली बार शराब पीते हुए पकड़ाएगा ना उसको 2500 के आसपास जुर्माना करेंगे, बस उसको जेल डालेंगे नहीं। और जो व्यक्ति शराब बेचते हुए पकड़ाएगा उसको हम कितने साल का सजा देंगे? 1 साल का। अब देखिए, और जुर्माना भी जो भी है, मतलब समझिए कानून में क्या किया? बदलाव किया। मद्य निषेध का कानून जब बना था उसको कठोर बनाने के लिए कठोर सजा था, अब उसको थोड़ा हल्का कर दिया। अब देखिए, मान लीजिए ये दोबारा लिखना पड़ेगा, समस्या हो जाएगा। हाँ चलिए, अब देखिए अब क्या हुआ समय के साथ। मान लीजिए ये कानून 2016 में लगाया नीतीश कुमार ने, और ये कानून नया जो बनाया 2019 में। तो जो व्यक्ति 2016 से 2019 तक जिस दिन कानून ये बदला हुआ उससे पहले जो व्यक्ति पकड़ाया होगा उसको सजा कितने साल होगा? दारू पीने पे 1 साल ही। वही बोला कि जिस टाइम पे आप क्राइम करते हैं ना उस टाइम जो कानून लागू है उसी कानून के तहत आपको क्या दिया जाएगा? सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि अगर बाद में कानून कोई बन गया तो उस कानून के तहत, या फिर पहले जो कानून बना है और पहले उस कानून के तहत नहीं। जिस टाइम आप अपराध किए हैं, पकड़ाने से न है, जिस टाइम आप अपराध किए, मान लीजिए आप अपराध किए 2018 में कर दिए, 2018 में आप दारू पीते हुए पकड़ा गए, आपको सजा क्या देता? 1 वर्ष का देता। लेकिन 2019 के बाद चेंज कर दिया ना 2500। अब वो बेचारा 1 साल का ही सजा कटेगा, 2500 कौन नहीं देगा? दे देगा तुरंत। तो वो आदमी जेल में ही रहेगा, 1 साल सजा काटेगा तभी निकलेगा। वही इसमें दूसरा कहता है, समझ गए, कि अगर कोई आदमी अपराध करता है, जिस समय अपराध करता है उसी समय में जो कानून है उसी कानून के तहत उसको क्या दिया जाएगा? सजा दिया जाएगा। ना कि जो कानून बाद में बनता है या और पहले बना है उस कानून के तहत सजा उसको नहीं देंगे। समझे चीजों को? दूसरा स्टेटमेंट कहता है मतलब जिस समय कानून बना है उसी समय, जिस समय अपराध किया उस समय में वर्तमान कानून के अनुसार उसको क्या दिया जाएगा? सजा दिया जाएगा। कोई जरूरी नहीं उसका सुनवाई अगर 2020 में भी होगा ना, 2026 में हो, उसका अगर सुनवाई मान लीजिए कैदी फरार है और 2026 में पकड़ाया, अगर वो 2026 में भी पकड़ाए ना तो उसको कौन कानून के तहत सजा देंगे? 2016 वाला, पहले के तहत। क्राइम वो पहले किया, पकड़ाया 5 साल बाद, होता है ऐसा?
तो क्राइम पहले किया बाद में पकड़ाया तो उसको सजा देंगे, उसी के तहत उसको 21 साल जेल देंगे। यो याद रखिएगा। वही कहता है कि जिस समय आप क्राइम किए हैं ना, उस समय में जो कानून लागू था, इसीलिए सब कानून को संरक्षित रखा जाता है। सब कानून को क्या रखा जाता है? संरक्षित रखा जाता है। उस समय का कानून कौन है, इसी वजह से। अगला कहता है तीसरा क्लाउज, जिसमें कहता है कि अपराधी व्यक्ति को राज्य या प्रशासन उसको अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या किए हैं, मर्डर किए, समझ गए, मर्डर किए, तो हमको पुलिस जबरदस्ती मार के नहीं बोल सकता है तुम कबूल कर लेना। क्या बोला? अपराध को अपने विरुद्ध कबूल करने का फोर्स कर सकता नहीं है। कभी देखे फोर्स करके जबरदस्ती कबूल करवाने? मान लीजिए इधर उधर पुलिस मार दिया, लेकिन कोर्ट में जाके अगर पलट गया, वो बोल दिया हमको मार के बोल रहा था जबरदस्ती कबूल कर लेना, उसको कूटेगा, उसका इलीगल है। समझ गए बात को? समझे क्या मतलब? जो आदमी अपराधी है उसको अपने खिलाफ गवाह देने के लिए फोर्स कर सकते नहीं है। अरे हम अपने खिलाफ कभी गवाह देंगे, लेकिन अगर मारे उड़ेगा तब तो दे सकते हैं। इसी वजह से फोर्स नहीं कर सकता अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए। तीनों का तीनों बात किसमें है? तीनों का तीनों बात है अनुच्छेद 20 में। एकदम गांठ बांध के याद रखिएगा, तीनों समझ जाइएगा। अपराधों के लेके दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब अपराधी व्यक्ति पकड़ा गया तब उसको क्या क्या सजा मिलेगा। समझ गए? आगे बढ़े। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 बढ़ते हैं अब। अनुच्छेद 21, हाँ अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 कुछ नहीं कहता है। देखिए एकदम बड़ा अच्छा, आज आप लोग को एक कहानी सुनाएंगे अनुच्छेद 21। और कहानी सुनाएंगे कैसा जानते हैं? प्राण, आप हम लिखते वही, लेकिन अब लाइन बदल दिए, समझ गए? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कहता है आपको अपने शरीर को बचाने का अधिकार है, यानी देह को, शरीर को बचाने का अधिकार है, और आपको अपना प्राण बचाने का अधिकार है। मतलब क्या करने का अधिकार है? जीने का अधिकार है आपको। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 कहता है। और इसमें जानते हैं, अगर आप आत्महत्या कर लेते हैं, अगर आप आत्महत्या करते देखते हैं, उसके मम्मी पापा को पकड़ता है, या जिसके वजह से आत्महत्या किया उसको पकड़ता है। कोई आदमी अपना मरा, अपना आत्महत्या किया, आप अपना प्राण भी नहीं ले सकते, कानूनन अपराध है। अनुच्छेद 21 कहता है, हमने कहते हैं अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण लेना कानूनन अपराध है। आप अपना प्राण ही लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके मम्मी पापा को पकड़ेगा, समझ गया, जिसके लिए मरे उसको पकड़ेगा, समझ गए? समझ गए? हंस का रहे हैं? सुनिए, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपको। और जानते हैं ज्योति मौर्य वाला केस हुआ है ना, ज्योति मौर्य वाला केस में ज्योति मौर्य सही है, यही अनुच्छेद कहता है, यही अनुच्छेद कहता है कि शादी के बाद भी, सुनिएगा, शादी के बाद दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमको निजता का अधिकार है, हम शरीर को सोने, रेस्ट अधिकार करने का अधिकार है कि नहीं, भोजन करने का अधिकार मेरा है, हम शरीर को जीने के लिए भोजन देंगे कि नहीं, ये सारा का सारा अधिकार मेरा, ये निजता का अधिकार है, हम प्राइवेसी रख सकते हैं, इस सारा का सारा अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत हम शरीर को बचा सकते हैं। और अनुच्छेद 21 ही कहता है अगर शादी के बाद अगर लड़का लड़की, सुनिएगा थोड़ा सा लगेगा बुरा सुनने में, लेकिन सच्चाई है, अनुच्छेद में लिखा गया है तब बता रहे हैं, अगर लड़का लड़की राजी है और वो किसी के साथ संबंध बना रहा है तो अनुच्छेद 21 उसका क्या है? मूल अधिकार है, उस पर किसी प्रकार का केस नहीं होगा। जैसे ज्योति मौर्य कर रही है ना, शादी के बावजूद भी दोनों सक्षम है, तो वो कानूनन गलत कर नहीं रहे। इधर एगो वकील फाइट किया है, बोला अगर उस ज्योति मौर्य को कानून के तहत करवा देगा ना कोई, तो हम अपना वकीलगिरी छोड़ देंगे, और इसी अनुच्छेद के दावा करके बोला है, और बात सही है, वो कर सकता है अगर दोनों का इच्छा, उसका देह की स्वतंत्रता है ना, शरीर को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको शरीर बचाने का क्या है? अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको जीने का अधिकार है। देखिए आदमी बोलता है फालतू कुछ से कुछ, संविधान पढ़िए और दिमाग को थोड़ा क्या कीजिए, सही कीजिए, समझ गए? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ढेरी है इसमें। सोने का अधिकार, कैदी सब है ना, कैदी सबको भोजन खाने का अधिकार है, समझ गए? कैदी को रखिएगा तो भूखे नहीं रखिएगा, उसको भोजन देता है ना 3 टाइम, नहीं भोजन देंगे समस्या होगा, तो खाने का अधिकार उसका क्या है? अनुच्छेद 21।
और अनुच्छेद 21 कभी खत्म नहीं होता है, कभी नहीं। कुछ हो जाए देश में, आपातकाल हो जाए, कुछ भी हो जाए, अनुच्छेद 21 खत्म नहीं होता है। आपातकाल के समय में बोले मौलिक अधिकार का क्या हो जाता है, हनन हो जाता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी समय में हनन नहीं होता है। किसी भी समय आपको जीने का अधिकार है, आपातकाल लग जाएगा तुमको मार देगा, नहीं है ना? हमको जीने का अधिकार है कि नहीं? हमको सोने का अधिकार है कि नहीं? आपातकाल लग जाएगा तुमको सोने नहीं देगा? हमको सोने देगा, हमको खाने नहीं देगा, हमको मोबाइल चलाने नहीं देगा। इंटरनेट का इस्तेमाल करना आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के कुआं में कहता है, यही जोड़ा गया अनुच्छेद 21 के कुआं में कहता है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध कराएगा कौन? निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध कराएगा नीतीश कुमार यानी राज्य। और बोला हर 3 किलोमीटर पे एगो स्कूल खोलोगे, हर 3 किलोमीटर पे क्या खोलोगे, एक स्कूल खोलोगे। अनुच्छेद 21 का को कहता है कि निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है और मौलिक अधिकार है। अगर आपके क्षेत्र में 3 किलोमीटर के क्षेत्र में स्कूल न है ना, पहुंचिए सुप्रीम कोर्ट, करवा देगा। मौलिक अधिकार पहले नहीं था, इसको जोड़ा गया 2002 ईस्वी में। कब जोड़ा गया? 2002 ईस्वी में। केमा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन के तहत। पहले नहीं था मौलिक अधिकार, पहले शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन शिक्षा का अधिकार वर्तमान समय में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आप कहां, कोर्ट जा सकते हैं, सरकार के खिलाफ केस कर सकते हैं। तो शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष का बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करेगा कौन? राज्य। जैसे हमारे बिहार राज्य में बिहार राज्य है, बिहार राज्य का ये कर्तव्य है कि निःशुल्क शिक्षा का क्या करेगा, प्रबंध करेगा। यह अनुच्छेद 21 का को 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, जोड़ा गया। समझ में आया? अब आइए अगला कहता अनुच्छेद 22। अगला है आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। कुछ ने अब आदमी को गिरफ्तार किया है अभी, तभी तो आपका अपराध ना हुआ था। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति के संबंध में संरक्षण। सबसे पहले आप जानते होंगे, कहता है किसी भी व्यक्ति को पुलिस जैसे ही गिरफ्तार करे उसको 3 प्रकार का अधिकार है। उसको कितने प्रकार का अधिकार है? 3 प्रकार के अधिकार है। सबसे पहले आप प्रशासन से पूछिए हमको काहे पकड़े हैं। आपको मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 22 कहता है सबसे पहला कि गिरफ्तार किए व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो प्रशासन से, गिरफ्तार किए जाने वाले अधिकारी से ये पूछ सकता है कि आप हमको किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं गिरफ्तार करने से पहले, काहे, क्यों, क्या गिरफ्तार किए, हमको क्राइम किए होंगे तब ना। वो आपको बताएगा, एक वारंट लेकर आएगा, दिखाएगा, फिर आपको गिरफ्तार करेगा। दूसरा, अब मान लीजिए गिरफ्तार आपको कर भी लिया, बोला अगर गिरफ्तार कर भी लिए तो 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर आने जाने का टाइम हटा के, आने जाने का टाइम छोड़ के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर कहां प्रस्तुत करना है? 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना है इसको। रहने दीजिए, समझ गया? 24 घंटे के अंदर क्या करना है? प्रस्तुत करना है। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। अगर 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत नहीं किया तो फिर उस पे FIR चलेगा। किस पे चलेगा? प्रशासन पे। इसीलिए देखिएगा, जैसे किसी व्यक्ति को थाना में नहीं रख सकते 24 घंटे से ज्यादा, थाना में किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। और थाना में जो जेल होता है उसको जेल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हाजत। उसको क्या बोलते हैं? लिखा हुआ देखते होंगे। जेल थोड़े हुआ, जेल कहाँ हुआ? जेल हुआ आपका यहाँ जो भागलपुर में है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट है, हाँ, जेल जो आपका जेल अलग है और उसको बोलते हैं हाजत। तत्काल के लिए उसको क्या करते हैं, हम रखते हैं। अगर उसमें रखता है तो इसका मतलब ही नहीं हुआ उसको जेल में रखा है। जेल आपका यहाँ है, हर जगह है, लगभग हर जिला में है। तो 24 घंटे के अंदर आपको किसके सामने प्रस्तुत करेगा? मजिस्ट्रेट के सामने। और तीसरा कहता है आपको अपने पसंद का वकील चुनने का क्या है, अधिकार है। आप अपने चुनाव लड़ने के लिए, आपका केस लड़ने के लिए आप अपने पसंद का क्या रख सकते हैं, वकील रख सकते हैं। इसमें प्रशासन किसी भी प्रकार का, आपका किसी प्रकार का रोक टोक लगाएगा नहीं। 3 अधिकार आपको है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 22 के तहत।
लेकिन जानते हैं सरकार इससे भी चालू है, सरकार इससे भी चालू है। एगो कानून है जिसको कहते हैं निवारक निरोध कानून, जिसको क्या कहते हैं, निवारक निरोध कानून। और इस कानून के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया तो आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। क्या होता है निवारक निरोध कानून? ये कानून लाया गया है क्राइम होने के बाद पकड़ने के लिए नहीं, क्राइम को होने से रोकने के लिए। जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़ा क्रिमिनल है और आप पे सरकार को, प्रशासन को शक है कि क्राइम करेगा, किसी का मर्डर करेगा, तो मर्डर करने से पहले आपको बिना पूछे जांचे गिरफ्तार कर लेगा। और गिरफ्तार करके, समझ गए, और आपको मिनिमम कितने महीना तक, 3 महीना तक, मिनिमम कितने महीना तक, 3 महीना तक जेल में रख सकता है। पूछ रहे आपको कहीं नहीं जाने देगा 3 महीने तक, क्राइम को रोकने के लिए। जैसे आप देखिएगा चुनाव समय होता है, जो आदमी ऐसा सब होता है दबंग सब आदमी जो चुनाव में इधर उधर पलट सकता है, उसको शायद बोलेगा निवारक निरोध कानून के तहत आप डेली आइएगा हाजिरी बनाने के लिए। कहां? एसडीएम आवास से बुलाता है उसको, डेली आओगे हाजिरी बनाओगे। तुम क्या करोगे, डेली सुबह से शाम तक बैठे रहोगे यहाँ, फिर शाम में हो जाता है अपने घर, फिर अगले दिन सुबह के बैठेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाए। ऐसा सब करता है दबंग आदमी के साथ। अब दिन भर रहेगा वहां, कुछ कहिए ना घीट पीट कर पाएगा, उसको बुला के रखता है तो क्राइम हो ना सके। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा आदमी एक बार बोल दे मार दो, पूरा गांव मोहल्ला पंचायत पलट जाए, तो वो आदमी को अच्छा है 3 महीना गिरफ्तार ही कर दो जब तक चुनाव है, समझ गए। तो उस समय आपको अधिकार नहीं देगा, पूछेगा नहीं किस कारण, क्राइम किया ही नहीं, तो आपको अधिकार नहीं देगा इससे पूछने का। 24 घंटा से कोई मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट जेल भेजेगा, रखिए 3 महीना तक इसको। अब 3 महीना से ज्यादा अगर किसी को रखना है तब एगो जांच समिति बैठता है, वो जांच समिति बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, और जांच समिति न्यायालय का आदमी बैठता है, प्रशासन का आदमी बैठता है, और जांच समिति बैठ करके जांच करता है कि इसको और ज्यादा बढ़ा दे, 3 महीना ज्यादा रखे कि, और 3 महीना से आगे बढ़ाने का मन होगा तो वो समिति जितना बोलेगा ज्यादा दिन बढ़ाने का बढ़ा देगा, नहीं होगा तो आपको क्या करेगा 3 महीना के अंदर रिहा कर देगा। तो ये कानून है क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम को होने से पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिए, क्राइम को होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिए। लाइट हाँ गया, बंद हुआ तो अब क्या, अब सब व्यक्ति क्या है दावे बैठे का लोग बैठा है, सिंदूर दे दिया शादी हो गया, लेकिन वो हमेशा नहीं चलता। आपको कोर्ट जाके आपको मैरिज रजिस्ट्रार में शादी करना ही पड़ेगा, तभी शादी मान्यता, अन्यथा नहीं है। आपको बाद में कुछ करना है वो करिए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। समान नागरिक संहिता मतलब होता है सब नागरिक के लिए समान कानून, समझ, हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब समान नागरिक संहिता मतलब सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए समान नागरिक संहिता, सबके लिए समान कानून। आपका शादी होगा, इसका शादी होगा, जैसे मुस्लिम में देखिए 3 बार कबूल कबूल बोल देंगे शादी हो गया, अब 3 बार तलाक तलाक बोल देंगे टूट गया, ये क्या है नहीं। और अब देखिए अब क्या आता है, हिंदू में ऐसे ही छोड़ दिया, कोई कानून प्रक्रिया होता है ना, मायका गई लड़की लेने नहीं गया, अब मायका लेने नहीं गया उसका पति, वो आ भी नहीं रही है, शादी धीरे धीरे क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन ऐसे नहीं, बोला कि जो भी व्यक्ति का शादी होगा तुमको अपने धर्म के अनुसार जो करना है घर में करो, लेकिन मैरिज रजिस्ट्रार में आके सब चीज करोगे। यहाँ भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, तो शादी विवाह के लिए सबके लिए क्या रहा, समान कानून रहा ना। तो हर धर्म का अलग रहने के बावजूद भी सब नागरिक क्या है, समान है। वही आपका सिविल, आपका जो कोड बोले समझे, समान नागरिक संहिता, समझ गए, सब नागरिक। अब गोवा राज्य में क्या विशेष कंडीशन है, गोवा राज्य के लोग क्या है, सब पढ़े लिखे सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि गोवा के लोग आर्थिक दृष्टिकोण से भी सब कोई क्या है, समान है। हम हैं, आप है, सब कोई पैसा कमा रहा है, सब कोई व्यक्ति जब समान है तो क्या दिक्कत है, सबके लिए समान कानून बनाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, वहां आरक्षण नहीं हो देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं देंगे। तो इस वजह से गोवा राज्य में आपका लागू है समान नागरिक संहिता। तो निवारक निरोध कानून समझ में आया, निवारक निरोध कानून समझ में आया जी। अनुच्छेद 22 किसके बारे में करता है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसमें कितने प्रकार के अधिकार हैं आपको, 3 प्रकार का अधिकार। सबसे पहले आपको गिरफ्तार किए जाने का कारण जान सकते हैं, दूसरा 24 घंटे के अंदर कहां पेश कीजिए, मजिस्ट्रेट के सामने, तीसरा हमको अपने पसंद का क्या रखने दीजिए, वकील रखने दीजिए। तो आपका दूसरा मौलिक अधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा कौन सा है, कितना टाइम हुआ जी, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
क्वेश्चन भी करना है 67वां बीपीएससी का। दीजिएगा क्वेश्चन जी, बना पीडीएफ भेजिएगा। भेज दिए हैं। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। कुछ नहीं है अनुच्छेद 23 और 24 में, कुछ नहीं है। अनुच्छेद 23 कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार, बालात श्रम, बालात श्रम पर प्रतिबंध, बालात श्रम पर प्रतिबंध। मानव के दुर्व्यापार, आप जानते हैं मानव का क्या होता है? व्यापार होता है। आप देखते होंगे बहुत सारी लड़कियों को खरीद बिक्री होता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, जानते हैं ना, समझ गए, खरीद बिक्री होता है, मानव का व्यापार होता है। पहले बहुत सारी महिलाएं क्या करती थी, संतान को जन्म देके उसको बेच देता था जिसको संतान नहीं हुआ है, समझ गए, ऐसा सब सिस्टम होता था। पहले दास प्रथा था, लोग गुलाम खरीदता था, जैसे जिसको बहुत सारा बेटा अपने बेटे को बेच देता था, गुलाम प्रथा था, दास प्रथा था। तो ये सब प्रथा मानव का क्या हो रहा था? व्यापार हो रहा था। तो मानव का ये व्यापार सही है, दुर्व्यापार है ना? तो मानव के दुर्व्यापार पे, मानव का जो बिजनेस होता है, इस बिजनेस को बोला है कानूनन अपराध है। दूसरा बालाश्रम, बालाश्रम बलपूर्वक श्रम किसी से काम करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, कोई अमीर आदमी है, किसी गरीब को पकड़ा है, जबरदस्ती मेरे खेत में काम करो 4 दिन, करवाता था पहले लोग, समझ गए। पहले जो अमीर आदमी होता था, दबंग आदमी, वो किसी व्यक्ति को पकड़ा, गाँव में गया, सबको एक घर से आ जाओगे मेरे खेत में काम करने के लिए जबरदस्ती, तो ये क्या हुआ? बालात श्रम हुआ। इस सब पे क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया। अगर किसी से ऐसा होता है तो मौलिक अधिकार का हनन होता है। किसी से भी आप जबरदस्ती काम करवा सकते नहीं है, बलपूर्वक श्रम करवा सकते नहीं है। तो बालात श्रम और मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है। किसके? तो मानव का शोषण होता था ना, वही तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो मानव का शोषण होता था कि नहीं? जबरदस्ती आपको कोई कहेगा जल्दी से मेरे रोड पे झाड़ू मारो, आपका शोषण नहीं हुआ? शोषण हुआ। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम पर प्रतिबंध, अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 कहता है, सुनिएगा, हाँ, बलपूर्वक, बालात मतलब वही बलपूर्वक, वही बोले, दबंग आदमी छोटे आदमी को क्या करेगा? जबरदस्ती श्रम में लगाएगा। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम के बच्चों को, कम के बच्चों को कारखानों में, कल कारखानों में, कल कारखानों में आप मजदूर के तौर पे नियुक्त कर सकते नहीं है। किसी भी तौर पे आप काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे आप होटल से में देखते हैं इतने इतने बच्चा थाली धोता है ना, वो कानूनन क्या है? अपराध है। वो कानूनन क्या है? अपराध है। बिल्कुल गलत है। लेकिन आप कभी बड़ा होटल में ऐसा देखे होंगे नहीं? बड़ा होटल में कोई बड़ा अधिकारी गया, कोई वकील गया, तुरंत केस कर देगा। कोई भी, कोई जरूरी नहीं बच्चा केस करेगा तब, समझ गए। पब्लिक लिटिगेशन बिल है, PIL, लोकहित, समझ गए, जनहित याचिका, कोई भी केस कर सकता है किसी से लेके, कोई जरूरी नहीं है। 23 क्या कहता है? मानव का दुर्व्यापार और बालात श्रम पे प्रतिबंध। और आपका अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम बच्चे को आप फैक्ट्री, कल कारखाने, कहीं भी आप उसको काम करवा सकते नहीं है। 14 साल तक वो क्या करेगा? पढ़ेगा लिखेगा। जब सरकार निःशुल्क शिक्षा दे रही है, कोई पैसा ले रही है नहीं, खाना भी दे रहा है, कपड़ा भी दे रहा है, साइकिल भी दे रहा है, तो बच्चा पढ़ेगा क्यों नहीं? जब मौलिक अधिकार दिया तो मौलिक अधिकार में ये भी तो देगा, आप किसी से जबरदस्ती, बच्चे का अधिकार है कम से कम बेसिक शिक्षा तो उसको चाहिए ही। और बेसिक शिक्षा को क्या किया है? निःशुल्क किया है। तो सरकार कोई पैसा लेती नहीं है। इसी वजह से कहता है अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम बच्चे को आप कल कारखानों में मजदूर के तौर पे उसको रख सकते नहीं है। अगर रखते हैं तो एक तो होटल पे केस होता ही है, समझ गया। जो आदमी रखा उसका माँ बाप भी रखा है तो भी उसमें केस होगा, कोई माँ बाप नहीं या कोई, समझ गए, उसके सबसे माँ बाप पे भी केस होगा। अगर 14 साल से कम बच्चा है और मजदूर है फैक्ट्री में, उसके माँ बाप पे केस हो जाएगा, समझ गए। और साथ में जो फैक्ट्री रखा उसको भी नियम है, आप 14 साल का बच्चा देखिएगा तो आप कहा उसको एम्प्लॉय कीजिएगा, आप तुरंत बोलिएगा इसको हम नहीं रखेंगे। जब आप मना कीजिएगा तो सब पे नियम लागू होता है ऐसा, समझ गए। तो आप देख लीजिए। चलिए बात करते हैं हम किस चीज का? क्वेश्चन आंसर का बात करते हैं।